सीबीएसई ने हाल ही में अपने वेबसाइट पर कुछ सैंपल पेपर जारी किए हैं। उन्हीं सैंपल पेपर्स में से हम आज मैथ्स का जो क्लास 10 का सैंपल पेपर नंबर 1 है बेसिक का, उसे इस वीडियो के अंदर सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में यानी पार्ट 1 के अंदर मैं 1 to 16 क्वेश्चंस को सॉल्व करवाऊंगी और आगे के जो पार्ट्स में है आगे के क्वेश्चंस में सॉल्व करवाऊंगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा पार्ट ए का सेक्शन 1 का। ये आपके सेक्शन 1 में आपके 16 क्वेश्चन है, उसमें से फर्स्ट क्वेश्चन है आपका एक्सप्रेस 156 एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। ये 1 मार्क का क्वेश्चन है और इसमें आपको 156 को एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स यानी प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में आपको शो करना है, एक्सप्रेस करना है। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं कैसे करेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग 156 को हम कैसे लिख सकते हैं? 156 कैन बी रिटन एज 156। हम इसको प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते हैं सबसे पहले। तो कैसे करेंगे? 2 आपको पता है ये सब तो 78 देन 2 देन 39 देन 3 देन 13 एंड 13 1। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ये सबके सब प्राइम नंबर्स हैं। हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 2 यानी 2 into 2 2 की पावर 2 and 3 and 13। दिस इज योर आंसर। तो यू कैन राइट इट लाइक दिस। आप 156 को एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम इस तरह से लिख सकते हैं। यही आपका आंसर है। आप इसका सोल्यूशन इस तरह से दे सकते हैं। बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है राइट अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सम ऑफ whose zeros is 2 and the product is -8। यानी आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनानी है जिसके अंदर आपको जीरोस आपको जीरो सम ऑफ जीरोस गिवन है एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है। ये भी 1 मार्क का क्वेश्चन है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो आपके पास में सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के लिए आपको पता है कि इसका आपके पास में एक फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला लिखते हैं, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ zeros multiply by x plus product of zeros। तो क्या होती है आपकी एक्स स्क्वायर? यहाँ पे सम ऑफ जीरोस क्या गिवन है? दैट इज 2। सम ऑफ whose zeros is 2। तो यानी आप इस सम ऑफ जीरोस की जगह लिख दोगे आप 2x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। इसमें आपको क्या लिखना है? ये माइनस का 8। तो इस तरह से आपकी इक्वेशन बन गई एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। दिस इज योर आंसर। ये आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन चुकी है। इक्वेशन ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नाउ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 के अकॉर्डिंग आपके पास में यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है फाइंड गिवन दैट HCF दैट इज 96 एंड मतलब दो नंबर्स का HCF आपको गिवन है वो चुकी है 4। वो जो दो नंबर्स हैं वो 96 एंड 404। आपको उन दो नंबर्स का LCM फाइंड करना है। तो हमारे पास में इसके लिए एक रिलेशन गिवन होता है। रिलेशन में क्या है हमारे पास में? HCF और LCM के लिए तो आपको पता है एक फॉर्मूला है हमारे पास में HCF मल्टीप्लाई बाय LCM इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स या फिर जो गिवन नंबर्स हैं वो टू नंबर्स। तो LCM आपके पास में HCF कितना गिवन है? दैट इज 4। इसी फॉर्मूला के साथ में LCM आपको फाइंड करना है। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स में आपके पास में जो दो नंबर्स हैं वो है 96 एंड सेकंड नंबर है आपका 404। इस तरह से अब LCM फाइंड कर लेते हैं। 96 into 404 डिवाइडेड बाय ये जो 4 है मल्टीप्लाई से डिवाइड में आ चुका है। अब जब इससे डिवाइड होगा तो आ गया तो 101 और जब 96 101 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आएगा 9696 एंड दिस इज योर LCM। इस तरह से आपने LCM फाइंड कर लिया। आपको ये रिलेशन पता होना चाहिए LCM into HCF इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। कौन से दो नंबर्स? जिनका LCM और HCF फाइंड करना है या फिर जिसका LCM और HCF की बात चल रही है क्वेश्चन के अंदर। तो दिस इज योर LCM एंड HCF। इसको आप A और B से भी डिनोट करते हैं। कई बार आपको इस तरह से भी फॉर्मूला लिखा जाता है HCF into LCM is equals to A into B। तो this is your third question। अब बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थर्ड क्वेश्चन नंबर 3 का और क्वेश्चन जिसके अंदर हमें स्टेट द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक यानी हमको थ्योरम का स्टेटमेंट आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो उसके लिए उसको हम किस तरह से लिखेंगे? तो हमें सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि अरिथमेटिक थ्योरम है क्या, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो इस थ्योरम के अकॉर्डिंग हर एक नंबर, कोई भी कॉम्पोजिट नंबर हमेशा
कुछ प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट का प्रोडक्ट होगा। जैसे आप लिखोगे यहाँ पे जैसे 12 इज द नंबर, 12 इज अ कॉम्पोजिट नंबर, और ये हमेशा 2 into 3 ये किससे मिलके बना है, 3 प्राइम नंबर्स से मिलके बना है। तो हमेशा ये जो एक प्रोडक्ट, एक कॉम्पोजिट नंबर होगा वो हमेशा प्राइम नंबर के प्रोडक्ट से मिलके बनेगा। तो इसका हमें स्टेटमेंट लिखना होगा। हम इसे किस तरह से लिखेंगे, आपको ये प्रॉपरली ढंग से लिखना पड़ेगा इसके अंदर। तो इसके अकॉर्डिंग लिखेंगे यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू द, पेन को थोड़ा पतला कर लेते हैं, अकॉर्डिंग टू द फंडामेंटल थ्योरम, ऑफ अर्थमेटिक, all the composite numbers are the product of, सारे composite numbers जो होते हैं are the product of prime numbers, and every time the factorization will be unique, means factorization will be unique for all composite numbers। ये आपका, प्लीज राइटिंग समझ में आए मुझे उम्मीद है, बाकी आपको नीचे भी लिखा हुआ मिल जाएगा इसका प्रॉपर आंसर। और तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। आपको यहाँ पे इस तरह से थर्ड क्वेश्चन में पूरा स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। और आगे बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन 4 के अकॉर्डिंग आपके पास यहाँ पे दो इक्वेशंस गिवन है। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम सबसे पहले इसको पढ़ते हैं। ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज ऑफ द कोएफिशिएंट्स फाइंड आउट द वेदर द पेयर ऑफ इक्वेशंस, यानी ये जो दो इक्वेशंस हैं ये कंसिस्टेंट वैल्यूज देंगे या फिर इनकंसिस्टेंट वैल्यूज देंगे, हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे जो दो इक्वेशंस हैं उसमें हमें a1/a2, आपको पता हो तो मैंने ये वाला एक वीडियो में आपको कंसिस्टेंसी इनकंसिस्टेंसी को समझाया हुआ है, आप जाके वहां से समझ सकते हैं। और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे भी आप उसको समझ सकते हैं कि आपको यहाँ पे पहले रेशियो फाइंड करना पड़ेगा a1/a2 और b1/b2 और c1/c2 का। तो इसके अकॉर्डिंग आपके जो a1 होता है वो आपकी फर्स्ट जो आपका नंबर होता है, फर्स्ट जो आपकी इक्वेशन होती है उसका x का कोएफिशिएंट होता है। तो यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या है, 1, तो हमने ले लिया 1। और जो a2 होता है वो आपकी जो सेकंड इक्वेशन होता है उसका कोएफिशिएंट होता है, यानी आपका जो a2 हो गया x का कोएफिशिएंट यानी 3। ऐसे ही b1 जो है वो y का कोएफिशिएंट होता है इन फर्स्ट इक्वेशन, दैट इज -2, एंड द b2 इज द कोएफिशिएंट ऑफ y इन द सेकंड इक्वेशन, देन इट इज 4। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2। तो इस कंडीशन में आपको c1/c2 फाइंड करने की भी जरूरत नहीं है। जब आपको पहली कंडीशन में ये दोनों अनइक्वल आ जाए तो आप लिखेंगे कि इसके अंदर आपको यहाँ पे जो सॉल्यूशंस मिलेंगे वो यूनिक सॉल्यूशंस मिलेंगे, यानी एक सॉल्यूशन मिलेंगे आपको x और y दोनों के एक एक सॉल्यूशन। और इसका मतलब अगर सॉल्यूशन मिल रहे हैं तो हम उन वैल्यूज को क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट हम तब बोलते हैं जब हमारे पास में कोई सॉल्यूशन ही नहीं मिल रहे हो। जब हमें सॉल्यूशन मिल रहे हैं, चाहे वो एक मिले चाहे वो इनफाइनाइट मिले, तब हम उससे कंसिस्टेंट वैल्यूज बोलते हैं। इसको मैंने बहुत डिटेल में ऊपर आई बटन में जो एक लिंक दे रखा है उसमें ढंग से समझा रखा है, आप उसे जाकर समझ सकते हैं कंसिस्टेंसी इनकंसिस्टेंसी वाले वीडियो के अंदर। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि इफ ए एंड बी, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपके पास में गिवन है कि इफ A and B are the co-primes, if A and B are the co-prime numbers, then find the HCF of A and B। मतलब आपको A B का आपको HCF फाइंड करना है जब ये दोनों नंबर को-प्राइम्स हों। अब सबसे पहली बात तो यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि व्हाट इज द को-प्राइम, ये को-प्राइम किसको बोलते हैं हम। तो को-प्राइम का मतलब है जो दो नंबर्स प्राइम नंबर की तरह शो हो, यानी कि जब दो नंबर को प्राइम नंबर होंगे। अब कौन से नंबर्स को प्राइम्स होते हैं सबसे पहले तो ये जानते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हमें पता है कि जैसे मान लेते हैं हम यहाँ पे 5 और 6 दो नंबर्स ले लेते हैं। तो ऐसे नंबर्स जिनके कॉमन फैक्टर्स 1 के अलावा कुछ और ना हो, ठीक है। जैसे 5 और 6, 5 के फैक्टर्स है 5 into 1,
एंड 6 के फैक्टर्स है 2 इंटू 3 इंटू 1। तो इन दोनों में ही 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर नहीं आ रहा है, तो ये दोनों नंबर्स क्या होंगे, कोप्राइम्स कहलाएंगे। यानी वो नंबर्स जिनमें 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर ना हो। जैसे आपके पास में 2 और 4, ये जो दो नंबर है, इसमें आपके पास में 2 के पास में 2 इंटू 1 एंड 4 के पास में 2 इंटू 2 इंटू 1, तो यानी दोनों के पास में 1 के अलावा 2 भी कॉमन फैक्टर है, तो ये कोप्राइम नहीं होगा। यानी वो नंबर्स जिसके अंदर आपके जो फैक्टर्स हो, कॉमन फैक्टर्स जो हो, वो 1 के अलावा कोई और ना हो, ठीक है, उनको कोप्राइम्स बोलते हैं। तो इसका मतलब आपको समझ में आ गया कि कोप्राइम नंबर्स के अंदर जो कॉमन फैक्टर आपका 1 ही होता है, तो इसका HCF भी क्या होगा, 1 ही होगा। तो यानी जो भी आपका कोप्राइम नंबर होंगे, चाहे वो कोई भी नंबर हो, उन सबका आपका जो कॉमन फैक्टर होगा यानी उसका HCF होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं HCF को। तो यानी आपका कॉमन फैक्टर यहाँ पे 1 ही बनता है, तो HCF विल बी 1। योर आंसर इज 1। आप लिखोगे यहाँ पे आंसर इज इक्वल्स टू 1। ओके, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6। फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्कल, यानी सेक्टर फाइंड करना है सर्कल का, जिसमें आपके पास में रेडियस गिवन है 6 सेंटीमीटर एंड द एंगल ऑफ सेक्टर इज 60 डिग्री। आपके पास में ये गिवन है, जिसमें आपके पास में पाई की वैल्यू 22.7 आपको पुट करनी है। तो आपको पता है यहाँ पे हमारे पास में फॉर्मूला क्या होता है, सेक्टर ऑफ अ सर्कल, सेक्टर ऑफ अ सर्कल का एरिया क्या होता है। तो हमें पता है यहाँ पे हमारे पास में सबसे पहले तो रेडियस गिवन है इस क्वेश्चन के लिए। तो रेडियस दैट इज r इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर एंड द एंगल थीटा एंगल इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। अगर हम इसे ग्राफ के अंदर शो करें, ग्राफ डायग्राम के अकॉर्डिंग देखें, तो एक सर्कल इस तरह से, और उसके अंदर आपके पास में 60 डिग्री का आपके पास में यहाँ पे सेक्टर बना हुआ है, जिसका एंगल आपके पास में 60 डिग्री गिवन है और यहाँ पे रेडियस आपके पास में 6 सेंटीमीटर गिवन है। तो आपको पता है व्हाट इज द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्कल। एरिया ऑफ सेक्टर of a circle is equals to theta upon 360 into pi r squared. So what is the theta here? That is 60 and theta की जगह हमने 60 रखा और यहाँ पे 360 into pi की जगह 22/7 और r की जगह 6 into 6। यहाँ से ये गया, इधर से 6 से 6 कटा, 6 आ गया इधर, और यहाँ पे 22 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 7। आप जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कुछ आएगा 132/7 एंड आंसर आएगा 18.859 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये कुछ आंसर आएगा जिसको आप लिख सकते हो 18.86 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। इसी के अंदर क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर ही और का क्वेश्चन भी आपके पास में गिवन है। और वाले क्वेश्चन में क्या गिवन है, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपके पास में गिवन है अ हॉर्स टायर्ड टू अ पोल, यानी एक हॉर्स जो है वो एक पोल से टायर्ड है, जो कि जिसपे एक रोप लगी है, एक रस्सी लगी हुई है 28 मीटर की, उसको बांधा गया 28 मीटर पे और वो उस तरह से गोल 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 चक्कर घूम रही है। तो वो कितनी जगह पे 28 मीटर में कितना वो सर्कल, कितने सर्कल पे वो ग्रेजिंग कर सकती है। फाइंड द पैरामीटर ऑफ द फील्ड, यानी वो जो फील्ड पे वो चारों तरफ जिस फील्ड पे वो उसको टाई किया गया है, उसका आपको जिस पे वो ग्रेज कर सकती है उस पे उसका आपको पैरामीटर फाइंड करना है। तो आपको पता है व्हाट इज, तो क्वेश्चन नंबर 6 के अकॉर्डिंग अ हॉर्स, यानी आपके पास में और का क्वेश्चन है, अ हॉर्स इज टाइड टू अ पोल विद 28 मीटर लॉन्ग रोप। यहाँ पे 28 मीटर लॉन्ग रोप है, मान लेते हैं एक सर्कल है और यहाँ पे इसके मिड में यहाँ से 28 मीटर लॉन्ग रोप बनाई गई है। अब ये यहाँ से 28 मीटर लॉन्ग रोप जो है, इसके थ्रू वो चारों तरफ इस तरह से हॉर्स घूमता रहता है, ठीक है। तो इस तरह से 28 क्या हो गया, आपका रेडियस हो गया। तो ये आपका रेडियस हो गया और आपको पेरीमीटर फाइंड करना है। पेरीमीटर का मतलब सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल, क्योंकि कहाँ तक ये ग्रेजिंग कर सकती है उसका पेरीमीटर। ये अगर ऐसे गोल 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 जाके अगर ग्रेजिंग करे तो क्या उसका पेरीमीटर होगा या फिर क्या उसका सर्कमफेरेंस होगा। तो पेरीमीटर यानी सर्कमफेरेंस, तो सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला आपको पता है, सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल is equals to 2 pi r, that is 2 into 22/7. what is the r's value, that is 28, जो कि अभी हमने रोप का जो डिस्टेंस था, रोप का जो लेंथ थी वो, और 7 से डिवाइड किया 28 को आया 4,
तो 22 into 2 is 44, 44 into 4 is 176 सेंटीमीटर नहीं है, मीटर में आंसर। तो दिस इज योर सर्कमफ्रेंस। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 के अकॉर्डिंग हमारे पास में यहाँ पे एक ट्राइंगल गिवन है, यहाँ पे ट्राइंगल एबीसी जिसके अंदर डी इज पैरेलल टू बीसी गिवन है। इसमें आपके पास में दो एंगल्स यानी एंगल ए डी ई यानी ये वाला एंगल दैट इज 70 डिग्री एंड एंगल बी ए सी यानी ये वाला जो ए वाला एंगल है 50 डिग्री, ये आपके पास में गिवन है। आपको फाइंड करना है एंगल बी सी ए क्या होगा, ये वाला एंगल क्या होगा, ये आपको फाइंड करना है। तो देखते हैं इसको कैसे करेंगे। तो इसमें आपको पता है कि इस क्वेश्चन में आपके पास में एक ट्राइंगल गिवन है, तो ट्राइंगल में लिखेंगे सबसे पहले इन ट्राइंगल ए बी सी वेयर डी ई इज पैरेलल टू बी सी। ठीक है, अगर यहाँ पे ये पैरेलल है तो यहाँ पे हमारी एक प्रॉपर्टी लगेगी जिसको हम यूज में लेंगे, बट उससे पहले हमारे पास में क्या गिवन है उस पर कॉन्सेंट्रेट कर लेते हैं। ट्राइंगल एडीई के अंदर हम देखें तो हमारे पास में एंगल ए और एंगल डी दोनों गिवन है, तो हम उसको भी यूज में ले लेते हैं और यहाँ से हम एंगल ई की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि हमें पता है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल के थ्रू कि आपकी तीनों एंगल्स द सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल विल बी 180 डिग्री। तो यानी आपको पता है एंगल डी ए ई इन ट्राइंगल ए डी ई, इस ट्राइंगल में डी ए ई प्लस एंगल ए डी ई प्लस एंगल ए ई डी विच इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, यानी इनका सम क्या है 180 डिग्री, जिसमें से एंगल डी ए ई आपके पास में क्या गिवन है, एंगल डी ए ई या फिर बी ए सी। एंगल ए जो आपके पास में गिवन है वो 50 डिग्री गिवन है। इसके अलावा आपके पास में एंगल ए डी ई वो कितना गिवन है 70 डिग्री, और एंगल ए ई डी आपके पास में गिवन नहीं है जो कि आपको फाइंड करना है 180 डिग्री। तो इस तरह से आपने 120 इन दोनों को सॉल्व करने पे एंगल ए ई डी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, और इस तरह से एंगल ए ई डी की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 180 माइनस 120 दैट इज 60 डिग्री। तो इस तरह से आपके पास में ये वाला एंगल 60 डिग्री आ गया है। अब आपको पता है कि दोनों लाइंस यानी डीई और बीसी जो है पैरेलल लाइंस है, और पैरेलल लाइन को जब कोई लाइन इंटरसेक्ट करते हुए जाती है इस तरह से, कोई इनमें से ट्रांसवर्सल लाइन जाती है, तो इनके बीच में जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बनते हैं वो इक्वल होते हैं। तो यानी इसका मतलब जो ये एंगल ई है यानी एंगल डी ई ए और एंगल बी सी ए वो दोनों क्या होंगे इक्वल होंगे। इस तरह से हम लिखेंगे वी नो दैट, यहाँ पे इसको लिखेंगे हम वी नो दैट DE is parallel to BC and AC is the transversal line, So angle AED is equals to angle ACB जो कि आपको फाइंड करनी है बाय कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं इनके। तो इस तरह से कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होके ये दोनों इक्वल हो गए, और इस तरह से एंगल ए सी बी की जो वैल्यू आ गई या फिर एंगल बी सी ए या फिर ए सी बी, आपको जो यहाँ पे बोला है एंगल बी सी ए विच इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, ये हमारा आंसर आ गया। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 7। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7 का और वाले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपके पास में अगेन यहाँ पे एक ट्राइंगल गिवन है, और ट्राइंगल के अंदर आपके पास में यहाँ पे एडी बीडी यानी आपके पास में एक ट्राइंगल एबीसी गिवन है जिसके अंदर आपको एडी और डीबी यानी एडी इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, बीडी 3 सेंटीमीटर ये गिवन है। इसके अलावा एई इज 3.5 एंड पूरी लाइन यानी एसी जो पूरी लाइन है वो 7 सेंटीमीटर गिवन है। आपको फाइंड करना है कि ये जो डीई लाइन है यहाँ पे और जो ये बीसी लाइन है वो पैरेलल है या नहीं, आपको ये आपको फाइंड करना है। तो इसको किस तरह से करेंगे, तो हमारे पास में क्या गिवन है लिखेंगे हम यहाँ पे इन ट्राइंगल ए बी सी वेयर डीई इज पैरेलल टू बीसी, ये हमको फाइंड करना है। तो हम यहाँ लिखेंगे टू प्रूव, इस क्वेश्चन को करने के लिए टू प्रूव डीई, टू फाइंड आपको फाइंड करना है, प्रूव नहीं करना है, इसके अंदर आपको देखना कि है या नहीं।
फाइंड प्रूफ के अंदर तो आपके पास में होता है कि ये है ही, और आपको उसको बताना है कि कैसे होगा, और फाइंड करना है कि आपको ये डी जो है वो पैरेलल है या नहीं बीसी की, आपको फाइंड करना है, ठीक है। इसके अलावा आपके पास में जो गिवन है वो गिवन है आपके पास में AD इज इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर, BD इज इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर, इसके अलावा आपके पास में AE इज इक्वल्स टू 3.5 सेंटीमीटर एंड AC इज इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर, ये आपके पास में गिवन है। तो आपको पता है बीपीटी के अकॉर्डिंग AE, अगर आपके पास में इनके जो रेशियोज होते हैं, यानी किसी भी ट्राइंगल के अंदर जब कोई लाइन इस तरह से कट करते हुए जाती है, DE के जैसी जब लाइन जाती है, तो जिस लाइन पर ये कट कर रहे हैं, यानी जिस पॉइंट पे ये कट कर रहे हैं, तो इस तरह से जो लाइन है AB वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया, यानी एक तो AD और DB में। तो ये जो इनके रेशियो है AD अपॉन DB, वो AE अपॉन EC, यानी जो जहां पे ये E AC को कट कर रहा है, इस तरह से ये भी दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तो इस तरह से यहाँ पे भी एक रेशियो बनेगा AE अपॉन EC, उसके इक्वल आना चाहिए, यानी AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC के इक्वल आएगा, तब तो ये पैरेलल है, अदरवाइज नहीं है। तो ये आपकी क्या है, रिवर्स बीपीटी का रिवर्स था कि जब आपके पास में इस तरह से जब लाइन जाती है और अगर ये दोनों रेशियोज आपके इक्वल आते हैं, तो ये आपकी जो लाइंस होंगी वो पैरेलल होंगी, आप उस टाइम पे बता सकते हैं। तो आपको देखिए यहाँ पे AD के आपके पास में 2 सेंटीमीटर, DB के आपके पास में 3 सेंटीमीटर, इसी तरह से AE जो है आपके पास में 3.5 सेंटीमीटर और AC जो है वो है 7 सेंटीमीटर। तो आपके पास में EC गिवन नहीं है, तो आपको पहले EC फाइंड करना पड़ेगा। EC इज इक्वल्स टू AC माइनस ये जो EC लाइन है, ये इसको पूरी AC में से माइनस AE माइनस करना पड़ेगा, यानी पूरी AC में से जब हम AE माइनस करेंगे तो हमारे पास में EC आ जाएगी। तो AE कितनी है 7 और AC कितनी है हमारे पास में 7 और AE कितनी है 3.5, तो इसको हमने इससे माइनस किया तो हमारा EC आ गया 3.5। तो EC की जगह हमने लिख दिया 3.5, तो आप देख सकते हैं 3.5 कट होके 1 आ गया और यहाँ पे 1 नहीं आ रहा है, 2/3 आ रहा है, तो यानी ये दोनों इक्वल नहीं है। यानी बाय द रिवर्स ऑफ BPT वी कैन से दैट दे आर कि DE और BC जो है पैरेलल नहीं है, ठीक है। तो DE इज नॉट पैरेलल टू BC, आप इस तरह से लिख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में आपके पास में गिवन है द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग सर्कुलर फील्ड, यानी सर्कुलर फील्ड है, उसमें आपको चारों तरफ फेंसिंग करवानी है। फेंसिंग यानी तार लगाते हैं ना, तारबंदी, वो करवानी है एट द रेट ऑफ 24 रुपीज पर मीटर, यानी 1 मीटर में जो रुपीज लगे वो 24 रुपीज लग रहे हैं, और टोटल जो पूरे सर्कल पे फेंसिंग करवाने में 5280 रुपीज लग रहे हैं। तो आपको फाइंड करना है व्हाट इज द रेडियस ऑफ द फील्ड, आपको फील्ड का रेडियस फाइंड करना है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले तो हम फाइंड करेंगे कि वो जो तार है, यानी जो फेंसिंग के लिए जो वहां पे वायर यूज में लिया गया है, वो उसका लेंथ क्या है। तो आपके पास में उसका फॉर्मूला होता है लेंथ ऑफ फेंसिंग, यानी फेंसिंग का जो फेंसिंग वायर है उसका लेंथ कैसे फाइंड करेंगे। आप तो आपका जो टोटल कॉस्ट है उसको हम डिवाइड कर देंगे आपके एक कॉस्ट, मतलब 1 मीटर के कॉस्ट से। कहाँ लिखेंगे, टोटल कॉस्ट अपॉन 1 मीटर कॉस्ट, 1 मीटर कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट कितना है 5280 और 1 मीटर कॉस्ट कितना है 24। इस तरह से हम इसको कट करेंगे तो आएगा 220 मीटर पर मीटर, तो 220 मीटर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर किसी सर्कल पे अगर किसी फेंसिंग की जा रही है, तो ये जो सर्कल है, यानी जो ये फेंसिंग का यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है वो कितनी है 220 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक। ये पूरा जो एक सर्कल है, यानी सर्कल का सरकमफेरेंस आपके पास में क्या आ गया है 220 मीटर आ गया है। अब आपको फाइंड करना है कि उसमें इस सर्कल का रेडियस क्या होगा। तो आपको पता है व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सरकमफेरेंस, क्योंकि सरकमफेरेंस गिवन है, आपको आर की वैल्यू फाइंड करनी है। तो फॉर्मूला लगाएंगे circumference of a circle is equals to 2 pi r। तो आप circumference की जगह आप लिख दोगे 220 और यहाँ पे 2 और पाई की वैल्यू लगाओगे 22/7 और r की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। और इस तरह से आप अब ये 7 और 22/7 सब कुछ आप राइट साइड में 220 के पास में चले जाएंगे। तो 227 जो है, जो कि डिवाइड में है, दूसरी तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई में, 2 और 22 जो कि मल्टीप्लाई में है ऊपर
वो नीचे दूसरी तरफ जाएंगे तो नीचे डिवाइड में आ जाएंगे, और इस तरह से जब इसको कट करेंगे आएगा 10 और ये 5, तो 7 इंटू 5 35 आपका रेडियस आ गया। 35 मीटर इज द रेडियस ऑफ अ सर्कल जिसमें आपको फेंसिंग करवानी है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 9 की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 9 के अकॉर्डिंग आपके पास में यहाँ पे एक ट्री गिवन है, और एक जो ट्री है वो है अ ट्री ब्रेक्स डाउन ड्यू टू स्टॉर्म, यानी एक जो ट्री है वो गिर जाता है, टूट जाता है, और ब्रोकन पार्ट जो है द ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड वेयर इट मेक्स एन एंगल 30 डिग्री। अब इसको हम समझते हैं, इसको पूरे डायग्राम से पहले एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर, देन फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री फ्रॉम वेयर इट इज ब्रोकन। आपको ये 1 मार्क का क्वेश्चन है, इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे, क्या मतलब है इस क्वेश्चन का, इसको पहले समझते हैं। एक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपके पास में गिवन है कि एक अ ट्री ब्रेक्स डाउन ड्यू टू स्टॉर्म, यानी मान लेते हैं कि एक कोई ट्री इस तरह से खड़ा है, वो ब्रेक डाउन हो गया है, यानी मान लेते हैं वो यहाँ से कट गया है, ठीक है। जब वो यहाँ से टूट गया है तो ये वाला जो पार्ट है, ऊपर वाला जो टूटा हुआ पार्ट है, वो बेंड होके ऊपर से इस तरह से जाके इस तरह से जाके 90 डिग्री 30 डिग्री बनाता है ग्राउंड के साथ में, ठीक है। मतलब वो बैंड होके नीचे आके झुक जाता है, और वो झुकने के बाद में ग्राउंड से इस तरह से 30 डिग्री का एंगल बनाता है। तो इस तरह से आप 30 डिग्री का एंगल। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, फुट ऑफ द ट्री कहाँ है, ये इसको मैं ए पॉइंट बोल देती हूँ। दिस ए पॉइंट इज द फुट ऑफ द ट्री एंड ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस। टॉप कहाँ टच कर रहा है, ये था टॉप, ये टॉप टच कर रहा है यहाँ बी से, इधर बी पॉइंट पे टच कर रहा है, ठीक है। तो ये जो टॉप जहाँ पे टच कर रहा है यानी 8 मीटर, देखो क्या बोल रहा था, डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस, यानी जहाँ पे टॉप टच कर रहा है वहां से वहां तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 8 मीटर है। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, आपको फाइंड करना है कि ट्री की हाइट क्या है, यहाँ पे जो ट्री है उसकी हाइट क्या है। तो मान लेते हैं ये सी, और जहाँ पे ये था ऊपर उसको मान लेते हैं डी पॉइंट। तो from where it find the height of the tree from where it is broken, मतलब ये जहां से ये टूटा है वहां से वहां तक की आपको हाइट फाइंड करनी है, ठीक है। तो आप कैसे फाइंड करेंगे इसके लिए, हम यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री यूज में लेंगे। आपको पता है ट्रिग्नोमेट्री के अकॉर्डिंग पी बी पी, आपको पता है पी बी पी एच एच बी, यानी आपको फाइंड करनी है ये परपेंडिकुलर ए से सी तक के डिस्टेंस फाइंड करनी है। और आपके पास में गिवन जो है वो क्या है, आपके पास में बेस गिवन है, यानी परपेंडिकुलर फाइंड करनी है, और आपके पास में बेस गिवन है 8 मीटर, ठीक है। तो आपके पास में जब परपेंडिकुलर और बेस का, तो ये थर्ड वाला फॉर्मूला होता है, इसके बारे में आपको डिटेल में बताया गया है। पी और पी अपॉन बी, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस जो होता है वो ऑलवेज tan थीटा के इक्वल होता है, ठीक है। तो tan 30 डिग्री अपन ले लेते हैं, यहाँ पे जो हमारा थीटा एंगल है वो tan 30 है, और इस तरह से परपेंडिकुलर दैट इज AC, ये परपेंडिकुलर है आपका, और ये जो सामने वाली होती है इसको हाइपोटेनस बोलते हैं, जिसपे आपका पूरा जो ट्राइंगल होता है यानी AB, इसको हम बोलेंगे बेस। तो AC अपॉन AB, तो tan 30 की वैल्यू क्या होती है, दैट इज 1 अपॉन √3, और आपको फाइंड क्या करनी है, AC अपॉन AB। AB की वैल्यू क्या गिवन है यहाँ पे हमारे पास में, दैट इज 8, तो AC की वैल्यू कितनी आ गई है, 8 अपॉन √3। अब यहाँ पे 8 अपॉन √3 हमारा आंसर आ गया है, बट हमें फिर भी यहाँ पे देखना पड़ेगा कि हमारे पास में डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर आ गया है। कोई भी क्वेश्चन, जब भी कोई भी स्टैंडर्ड आंसर आपका कभी भी रूट में नहीं आता है, आपको इसको मतलब आपको ये जो आपका डिनोमिनेटर है उसको पहले आपको रैशनलाइज करके ही छोड़ना पड़ेगा, अदरवाइज डिनोमिनेटर में कभी भी हम अंडर रूट में कोई भी वैल्यूज हम नहीं छोड़ेंगे, हम इसको पहले सही करेंगे। कैसे करते हैं हम इनको, हम करेंगे ये जो आपका √3 मल्टीप्लाई √3 है जो यहाँ पे रैशनल नंबर, उसी से हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 8 √3 और √3 क्या बन चुका है 3। तो इस तरह से आपकी AC की वैल्यू आ चुकी है 8 √3 अपॉन 3। दिस इज द आंसर, एंड यही जो है AC यानी जो हाइट ऑफ जहां तक आपका जो ट्री जहां तक ब्रोक हुआ था वहां से A से C तक की डिस्टेंस आपकी आ चुकी है 8 √3 अपॉन 3। यहाँ पे आपको इसको रैशनलाइज करके छोड़ना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 के अकॉर्डिंग आपके पास में गिवन है, इफ द
perimeter and the area of a circle, यानी perimeter और area of a circle are numerically equal, यानी दोनों equal हैं. एरिया और perimeter यानी circumference दोनों equal हैं. तो इसका मतलब आपको फाइंड करना है, फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल. आपको रेडियस सर्कल का रेडियस फाइंड करना है. तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? पैरीमीटर का मतलब क्या है? सर्कमफेरेंस. तो हमें पता है सर्कमफेरेंस क्या होता है. सर्कमफेरेंस या फिर पैरीमीटर, जो यहाँ पे वर्ड दे रखा है वही ले लेते हैं. पैरीमीटर ऑफ अ सर्कल इज इक्वल्स टू, जो क्वेश्चन में गिवन है वैसे के वैसे लिख रहे हैं कि पैरीमीटर और एरिया दोनों इक्वल है, तो हम इसको इक्वल ही लिख रहे हैं. एरिया ऑफ अ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल्स टू, एरिया का फॉर्मूला लगाया पाई आर स्क्वायर और पैरीमीटर का फॉर्मूला लगाया 2 पाई आर. यहाँ से 10 इसका पाई आर स्क्वायर एंड 2 पाई आर. इस तरह से हमने आर को आर से यहाँ पे कट कर दिया. यहाँ पे हमारे पास में सिर्फ एक, यहाँ पे 2 आर थे, आर स्क्वायर, तो एक स्क्वायर कट हो, एक आर कट हो गया और यहाँ से एक आर कट हो गया. पाई से पाई दोनों तरफ कट हो गए. हम इसे किस तरह से ले रहे हैं? हम इसको ऐसा कह सकते हैं कि डिवाइड हो रहे हैं. आप इसे देख लीजिए, 2 पाई आर एंड पाई आर स्क्वायर में आप यहाँ इसे कह सकते हैं कि जैसे ये आर जो है वो डिवाइड में आ चुके हैं. यानी मान लेते हैं हम यहाँ पे 2 को तक यहीं पे रख लेते हैं और जो पाई है उसको हम दूसरे साइड में ले लेते हैं. पाई आर स्क्वायर दूसरे साइड में लेके जाएंगे तो दो चीज जो मल्टीप्लाई में होती है दूसरे साइड में जाती है, तब वो वो डिवाइड में आ जाती है. तो पाई आर, तो पाई से पाई कट हो गया, आर से ये वाला एक आर कट हो गया, एक आर बच गया. यानी आर की वैल्यू आपकी क्या आ चुकी है? 2. ये इसी तरह से आपकी जो रेडियस है वो 2 यूनिट, क्योंकि आपके पास में कोई मीटर सेंटीमीटर यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो आपने आर की वैल्यू 2 यूनिट मान ली है. तो इस तरह से आपकी आर की वैल्यू 2 यूनिट आ चुकी है. नेक्स्ट क्वेश्चन 11 पे पहुंचते हैं. क्वेश्चन नंबर 11 के अकॉर्डिंग हमारे पास में यहाँ पे पूछा गया है कि राइट द एम्पेरिकल रिलेशनशिप बिटवीन द मीन, मीडियन एंड मोड. मीन, मीडियन एंड मोड के बीच में क्या रिलेशन है, आपको ये फाइंड करना है. इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला है. ये स्टैट्स का क्वेश्चन है, स्टैटिस्टिक्स चैप्टर नंबर 14 का एक क्वेश्चन है. उसके अंदर आपके पास में यहाँ पे एक फॉर्मूला गिवन है, इन तीनों के बीच में रिलेशन गिवन है, वो हमें यहाँ लिखना है. तो देखते हैं वो क्या है. तो इसके अकॉर्डिंग जो 3 ऑफ मीडियन यानी मीडियन का 3 टाइम्स इज इक्वल्स टू मोड प्लस 2 ऑफ मीन, यानी 2 मल्टीप्लाई बाय मीन, 2 मीन. This is the formula, this is the empirical relationship between the mean, median and mode. Now let's dive on the question number 12. So question number 12 में आपके पास में ये given है to divide a line segment BC internally in the ratio 3:5. यानी आपको एक लाइन सेगमेंट को डिवाइड करना है 3:5 के रेशियो में. ठीक है. तो we draw a line, we draw a ray BX such that angle CBX is an acute angle. हम यहाँ पे एक एंगल ड्रॉ करेंगे जो कि होगा एंगल CBX, जो कि एक acute एंगल होगा. What will be the minimum number of points to be located at equal distance on BX? यानी यहाँ पे जो BX पे जो लाइन होगी आपकी, उस पे इक्वल डिस्टेंसेस के कितने आपके छोटे छोटे पॉइंट्स बनेंगे, मिनिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने बनेंगे, वो आपको फाइंड करना है. इसको एक बार हम समझते हैं कि क्या बोल रहा है. ये आपका जो है कंस्ट्रक्शन जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर 11, वहां से है ये क्वेश्चन. आपको उसके अंदर आप जब वहां पे कंस्ट्रक्शन करते हैं तो उस अकॉर्डिंग आपको वहां पे इस टाइप की कुछ करनी पड़ती है, इस टाइप की कुछ प्रोसेस करनी पड़ती है. जैसे आपको कोई लाइन सेगमेंट है जिसका नाम है BC, आपको उसे ड्रॉ करना है. तो ये मान लिया ये लाइन सेगमेंट है आपकी BC और इसको हमने नाम कर दिया BC, और हमें इसको 3:5 यानी इस लाइन सेगमेंट को हमें 3:5 के रेशियो में डिवाइड करना है. यानी इसके 3:5 यानी एक तरफ आपको यहाँ पे कोई एक ऐसा पॉइंट हमको ढूंढना है जो कि यहाँ से तो यानी यहाँ से तो जिसका रेशियो 3 हो और यहाँ से इसका 5 पार्ट हो. तो इस तरह से 3:5 में ये वाला पॉइंट इसको डिवाइड करे, कुछ ऐसा पॉइंट हमको ढूंढना है. तो इसको करने के लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ से B से एंगल ड्रॉ करते हैं. हम इसको या तो नीचे भी ड्रॉ कर सकते हैं और ऊपर भी ड्रॉ कर सकते हैं. तो हमने मान लिया कि नीचे हम कुछ एक एंगल ड्रॉ करते हैं, एक्यूट एंगल, जो कि इसने नाम दिया है उस एक्यूट एंगल का CBX. और इस एंगल से आप इक्वल मेजर के आप पॉइंट्स कट करते हैं. जैसे इस BX पे इक्वल मेजर के आप यहाँ पे पॉइंट्स कट करते हैं. तो यहाँ पे कितने पॉइंट्स आपको कट करने की जरूरत है, क्योंकि आपको 8 पार्ट्स करना है. देखो यहाँ पे
3:5, यानी आपको एक तरफ 3 का रेशियो और एक तरफ 5 का पार्ट बनाना है। तो यानी 3 और 5 मिलके कितने होंगे, 8 पार्ट्स करने होंगे। तो इस तरह से 8 पार्ट्स करने हैं तो आपको 8 पॉइंट्स कट करने पड़ेंगे। 8 पॉइंट्स इक्वल इस तरह से आपको कट करने होंगे। ये सब आपका बाय द कंपास होगा। और इस तरह से जब ये डिवाइड हो जाएगा इस तरह से, तब ये इसमें तो इस स्क्रीन पे आपके 7 ही शो होंगे, और इसी तरह से 7 और 8 भी इस अकॉर्डिंग बन जाएंगे। और जो 8th पॉइंट है वो इस तरह से यहाँ पे आके कट हो जाता है, और 3rd पॉइंट जो है वो इधर आके कट हो जाता है। तो इस तरह से 3 और 5 मिलके, 3 + 5 मिलके 8 टोटल पॉइंट्स कट होंगे। तो इसका आंसर है 8। 1 मार्क का क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 के अकॉर्डिंग आपके पास में गिवन है कि फॉर व्हाट वैल्यू, आपके पास में गिवन है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ पी की किस वैल्यू में आपके पास में दो इक्वेशन गिवन है, 4x + py + 8 = 0 एंड 2x + 2y + 2 = 0 के यूनिक सॉल्यूशंस मिलेंगे। यानी दो इक्वेशंस में, ये दो इक्वेशंस में आपको जो सॉल्यूशंस मिलेंगे वो यूनिक मिलेंगे, पर यहाँ पे जो ये p की वैल्यू अननोन है, आपको उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो आपको पता है हमने कंसिस्टेंसी इनकंसिस्टेंसी वाले हमारे वीडियो के अंदर हमने समझा था कि कब यूनिक सॉल्यूशंस आते हैं। हमने देखा था कि इनके बीच में रेशियो फाइंड किया जाता है, A1/A2 और B1/B2, और जब ये दोनों इक्वल नहीं आते हैं उस कंडीशन पे हमारे पास में, जब उस कंडीशन पे हमारी जो वैल्यूज है वो यूनिक सॉल्यूशंस मिलते हैं, हमारे जो सॉल्यूशंस है वो यूनिक मिलते हैं। तो हमें पता है हमारे पास में इक्वेशन है 4x + py + 8 = 0, एंड सेकेंड इक्वेशन है 2x + 2y + 2 = 0। ये हमारे इक्वेशंस हैं। इस इक्वेशन में हमारा A1 है x का मल्टीपल, x का कोएफिशिएंट यानी 4, और A2 है हमारा नीचे वाले x यानी सेकेंड इक्वेशन का x का मल्टीपल यानी कोएफिशिएंट यानी 2। ऐसे ही B1 है हमारा यहाँ पे p जिसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, और B2 है हमारा 2। तो हम क्या करेंगे, अब हमें पता है कि कंडीशन हमारी नॉट इक्वल की है, तो हमें ये पता है कि अगर ये नॉट इक्वल किस कंडीशन पे आएगा, कि जब यहाँ पे हमारे पास में दोनों तरफ 2 कॉमन है, दोनों तरफ 2 है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे p पे किसी भी कंडीशन पे 4 नहीं आना चाहिए, क्योंकि हमें इसको नॉट इक्वल बनाना है। तो 4 के अलावा किसी भी कंडीशन पे p की किसी भी वैल्यू पे 4 के अलावा, चाहे वो 1 2 3, बट 4 नहीं होना चाहिए। 5 6 7 किसी भी वैल्यू को ये सेटिस्फाई करेगा। तो यानी आपको यहाँ पे p की वैल्यू अदर देन 4 आपका आंसर होगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p? p एनी वैल्यू या फिर एनी नंबर अदर देन 4, इसका आंसर होगा। अदर देन 4 ये आंसर हो गया। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में ही और पार्ट और है, और पार्ट का क्वेश्चन और है, उसको सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 क्वेश्चन के और क्वेश्चन में इसमें कहा गया कि व्हाट टाइप ऑफ स्ट्रेट लाइंस विल बी रिप्रेजेंटेड बाय द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। यहाँ पे दो इक्वेशन गिवन है, 2x + 3y = 5 एंड 4x + 6y = 7। यहाँ पे आपके पास में दो इक्वेशन है, आपको बताना है कि यहाँ पे स्ट्रेट लाइंस जो है वो कैसी बनेंगी। क्या मतलब है यहाँ पे कैसी बनेगी उस बात से। तो अभी हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो आपके पास में 3 कंडीशंस बनती है कि आपके कि कैसी स्ट्रेट लाइंस बनेंगी। या तो आपकी दोनों लाइंस इंटरसेक्टिंग बनेंगी, या फिर आपकी दोनों लाइन एक के ऊपर एक यानी कोइंसिडेंट बनेगी, एक के ऊपर एक दो लाइंस बनेगी, या फिर आपकी जो दोनों लाइंस होंगी वो पैरेलल होंगी। तो कौन सी कंडीशन होंगी ये हमने कंसिस्टेंसी इनकंसिस्टेंसी वाली वीडियो में ही पढ़ा था। इसके बारे में भी इसको मैंने डिटेल में समझाया था कि जब आपके पास में A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की वैल्यूज आप फाइंड करोगे पहले आप, और उसके बाद में वो इक्वल आ रही है या फिर नॉट इक्वल आ रही है, इन सब कंडीशन पे डिपेंड करता है। तो अब एक बार हम A1/A2 के वैल्यू देख लेते हैं। व्हाट इज योर A1? दैट इज द x इज मल्टीपल, x का जो यहाँ पे कोएफिशिएंट है यानी 2। ऐसे ही A2 क्या है, आपकी दूसरे वाली जो आपकी इक्वेशन है उसमें आपका जो x का मल्टीपल है यानी 4। ऐसे ही B1 क्या है, आपका y का मल्टीपल दैट इज 3, एंड B2 क्या है, y का सेकेंड इक्वेशन में मल्टीपल यानी कोएफिशिएंट दैट इज 6। C1 क्या है आपका, जो आपका कांस्टेंट है यहाँ पे 5, और C2 क्या है आपका, जो कि आपका कांस्टेंट है 7। आप देख सकते हैं
A1 अपॉन A2 यानी 1/2 आ रहा है, B1/B2 ये भी 1/2 आ रहा है, बट C1/C2 इज नॉट इक्वल्स टू, मतलब ये इक्वल नहीं है 1/2 के। तो यानी आपका फर्स्ट पार्ट इज इक्वल एंड सेकेंड पार्ट इज नॉट इक्वल, यहाँ पे ये वाला इक्वल नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में जब आपके पास में ये दोनों स्टार्टिंग के दो पार्ट्स इक्वल हो, लास्ट वाला पार्ट इक्वल ना हो, तो ऐसी सिचुएशन में आपकी जो लाइंस बनती है वो पैरेलल लाइंस बनती है। तो आप लिखेंगे द स्ट्रेट लाइंस विल बी पैरेलल, आपकी जो लाइंस बनेगी वो पैरेलल लाइंस बनेगी। तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। यहाँ पे आपकी प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। प्रोबेबिलिटी में आपके पास में एक बैग जो है उसमें आपके पास में एक बैग के अंदर 3 रेड बॉल्स एंड 5 ब्लैक बॉल्स है। तो आपको फाइंड करना है कि अगर हम उनमें से एक बॉल को ड्रॉ करें, बाहर निकालें, अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग, एक बॉल उसमें से बाहर निकाला जाए रैंडमली, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज रेड, जो बॉल आपको मिलेगी वो रेड कलर की बॉल मिलेगी। तो आप सबसे पहले देखेंगे आपको आपकी टोटल कंडीशंस कितनी है, टोटल फेवरेबल कंडीशंस कौन सी कितनी है। तो आपको पता है प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, PE इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स और नीचे डिवाइड में डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। तो टोटल आउटकम्स सबसे पहले हम देखें तो टोटल आउटकम्स कितने हैं हमारे पास में, क्योंकि बॉल में बैग में 8 बॉल्स हैं तो आउटकम्स भी कितने हो सकते हैं हमारे, 8 हो सकते हैं। तो टोटल आउटकम्स कितने हो गए हमारे, 8। और क्योंकि हमें यहाँ पे पर्टिकुलरली रेड बॉल चाहिए तो रेड बॉल की फेवरेबल कंडीशन कितनी होगी, मतलब रेड कितनी बॉल है, 3 बॉल्स है, तो हमारी फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए, 3। तो हम लिखते हैं फेवरेबल आउटकम्स 3। और फिर जब आप इसको सॉल्व करेंगे, इसको आप पुट करेंगे, तो यहाँ पे फेवरेबल आउटकम की जगह पे 3 एंड द नंबर ऑफ टोटल आउटकम कितने हैं, 8। तो आपका आंसर आ गया 3/8। दिस इज योर आंसर। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 14 के और क्वेश्चन पर अब हम चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 14 का और क्वेश्चन। तो इसमें लिखा हुआ है अ डाई इज थ्रोन वंस, एक डाइस को हमने थ्रो किया एक बार, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर, कि हमको प्राइम नंबर मिले, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो प्राइम नंबर्स कौन कौन से होते हैं, प्राइम नंबर्स वो नंबर्स जो कि सिर्फ खुद की टेबल में आते हैं, यानी जो नंबर जिनका फैक्टर सिर्फ या तो 1 हो या फिर वो खुद हो, 1 और इटसेल्फ, उनके फैक्टर्स हो, उनको हम बोलते हैं प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स कौन कौन से आते हैं, अगर हमारे पास में डाइस की 6 कंडीशन है, 1 2 3 4 5 6, तो इन 6 कंडीशंस में से कौन कौन से प्राइम नंबर्स है। 1 जो ऐसा नंबर है जो कि ना तो प्राइम है ना कॉम्पोजिट है, तो ये तो हमारा प्राइम नंबर नहीं है। 2 हमारा प्राइम नंबर है क्योंकि ये सिर्फ खुद की टेबल में आता है या फिर 1 की टेबल में आता है, या जिसका फैक्टर सिर्फ 1 है या फिर वो खुद है। 3 जो है वो भी खुद की टेबल में आता है या फिर 1 उसका फैक्टर है। 4 जो है वो 2 की टेबल में आता है, तो ये नहीं है। 5 जो है वो सिर्फ या तो खुद के टेबल में आता है या फिर उसका 1 फैक्टर है। तो यानी 2 3 5 आर द प्राइम नंबर्स एंड 6 जो कि 2 और 3 दोनों के टेबल में आता है, इसलिए ये भी प्राइम नंबर नहीं है। तो हमारे पास में टोटल नंबर ऑफ प्राइम नंबर कितने हो गए, नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स, नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स इज इक्वल्स टू 3 एंड हमारे पास में टोटल कंडीशन, टोटल आउटकम्स कितने होंगे, वो कितने होंगे 6, 1 2 3 4 5 6, इस तरह से 6 है। तो हमारी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला आपको पता ही है, आप हर बार फॉर्मूला लिखेंगे हर क्वेश्चन में, जब भी आपके पास में प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आएगा तो हर क्वेश्चन में आप लिखेंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो हमारे पास में क्या हो गया, PE यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, इसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। तो हमारे पास में फेवरेबल आउटकम है यहाँ पे 3, यानी प्राइम नंबर्स हमारे पास में है 3 टोटल,
एंड टोटल आउटकम्स कितने हैं हमारे पास में 6, तो इस तरह से हमारा आंसर आ गया 1/2। तो दिस इज आवर आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 15th। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 15th क्वेश्चन, अ टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन अ ग्राउंड, यानी कोई एक टावर सीधा खड़ा है वर्टिकली फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड से किसी एक पॉइंट पर, which is 15 meter away from the foot of the tower, and the number of elevation of the top of the tower is 60 degree, and find the height of the tower। आपको टावर की हाइट फाइंड करनी है। बस समझते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपके पास में गिवन है कि कोई एक टावर है वर्टिकली ऑन द ग्राउंड, इस तरह से कोई टावर है वर्टिकली खड़ा हुआ, ठीक है, और फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, यानी ग्राउंड के किसी एक पॉइंट से, मान लेते हैं वो ये पॉइंट है, विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। टावर का फुट यहाँ पे है और ग्राउंड का वो पॉइंट यहाँ पे है, तो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, बोल रहा है वो वाला जो पॉइंट है इसके फुट से 15 मीटर अवे है, यानी 15 मीटर इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हो गई है। अभी बोल रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन जो है यहाँ से इसकी जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री। देन फाइंड द हाइट ऑफ टावर, तो आपको ए बी यानी ये हाइट आपको फाइंड करनी है। तो कैसे करेंगे, तो हमें पता है हमारे पास में एक फॉर्मूला होता है पीबीपी एचएचबी, पीबीपी अपॉन एचएचबी। पी मतलब परपेंडिकुलर, बी मतलब बेस, पी मतलब परपेंडिकुलर, एच मतलब हाइपोटेनियस, एच मतलब हाइपोटेनियस और बी मतलब बेस। तो हमारे पास में पी अपॉन बी जो थर्ड नंबर का होता है उसका मतलब होता है tan थीटा, ठीक है। साइन थीटा ये फर्स्ट वाला होता है, फिर सेकंड वाला होता है कॉस थीटा, थर्ड होता है tan थीटा। तो हमें यहाँ पे, क्योंकि हमें यहाँ पे परपेंडिकुलर और बेस चाहिए, हमारा 90 डिग्री राइट एंगल ट्राइंगल है, जिसके अकॉर्डिंग ये जो BC है वो हमारी बेस है, और जो AB है वो हमारी परपेंडिकुलर है, और जो हमारी AC है वो हाइपोटेनियस है। हमारे पास में क्या गिवन है, यहाँ पे बेस गिवन है, हमें फाइंड क्या करना है, परपेंडिकुलर फाइंड करना है। तो यानी हमें जो फाइंड करना है वो, और जो परपेंडिकुलर यानी परपेंडिकुलर हमको फाइंड करना है, बेस हमको फाइंड करना है, वो हमारे पास में tan के फॉर्मूला में आएगा। हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC जिसमें tan 60 डिग्री, थीटा की जगह हम लिखेंगे एंगल 60 डिग्री, इज इक्वल्स टू P अपॉन B, P यानी परपेंडिकुलर यानी AB अपॉन BC, P अपॉन B, B यानी हमारी बेस। तो tan 60 की वैल्यू क्या होती है, √3, और AB क्या है हमारे पास में यहाँ पे H, एंड हमारे पास में BC क्या है यहाँ पे 15, तो हमारे H की वैल्यू ये उधर चली जाएगी 15, मल्टीप्लाई में चले जाएगी डिवाइड से, तो हमारा आंसर आ गया 15√3 मीटर। दिस इज योर आंसर, यानी आपके जो टावर की जो हाइट है वो है 15√3। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कई बार आपको √3 की वैल्यू भी गिवन होती है जो कि होती है 1.732, उसके बाद में आप 15 के साथ में 1.732 के साथ में मल्टीप्लाई करके आप इसका पूरा आंसर फाइंड कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट E प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट E बार। E बार का मतलब है नॉट E, यानी नहीं होने की, किसी की होने की प्रोबेबिलिटी और किसी के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी, किसी काम के, किसी वर्क के होने की प्रोबेबिलिटी, वर्क यानी इवेंट की, किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी और किसी इवेंट के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी, उन दोनों का सम कितना होता है। तो वो किसके होता है, आपको डायरेक्टली यहाँ पे आंसर पुट कर देना है, ये हमेशा 1 के इक्वल होता है। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो भी आप किसी भी काम के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी और होने की प्रोबेबिलिटी ऑलवेज बी इक्वल टू 1। इसका आंसर हो गया 1। इसको हम कैसे ले सकते हैं, जैसे कोई काम होता है और कोई नहीं होता है, जैसे हमने कॉइन टॉस किया, हमने कॉइन टॉस किया, तो कॉइन में 2 पहलू होते हैं, एक तो हेड और एक टेल। तो मान लेते हैं हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 और हेड नहीं आने की प्रोबेबिलिटी भी क्या होगी 1/2। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी, हेड नहीं आने की प्रोबेबिलिटी दोनों यहाँ पे है, अगर हम इन दोनों को सम कर देंगे तो कितना देगा ये 2/2 1। तो ये कितना आ गया 2/2 1, और ये हमारा आंसर हो गया। तो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 जो कि आपके नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 के अंदर आएगा। तो प्लीज बने रहिएगा हमारे साथ में, और प्लीज अगर ये आपको सबको समझ में आया है तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, और कुछ भी डाउट रहा हो इन क्वेश्चंस में तो आप हमें जरूर बताइए।